हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और है ना, आप लोग कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज की क्लास देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। है ना, यानी कि जो हमारा देश भारत है, इसमें इसके जलवायु के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि जलवायु आखिर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ की क्या जलवायु है, यहाँ की कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से भारत में वन्य प्राणी रहते हैं वनस्पतियों में, है ना। कौन से जंगल के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जैसे सदाबहार वन हो गया आपका, है ना, पतझड़ वन हो गया आपका, कटीले वन हो गया, है ना, मरुस्थलीय वन हो गया, मैंग्रोव वन हो गया। इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। उसके बाद सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा आपका। ये आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले 7 चैप्टर हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी पूरा डिटेल से हम लोग कर लिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर दोस्तों आप लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा, है ना। प्रधान शिक्षक की यहाँ पर तैयारी चल रही है ना। प्रधान शिक्षक की न्यू बैच स्टार्ट हुई है आपका 2 जनवरी 2023 से, है ना। और इसमें हम लोग फिर से जो भी आपका न्यू सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर देखने वाले हैं सब चीज। अभी आपका ऑफर है ना। इसमें हम लोग सभी चीज देखने वाले हैं जो भी आपका सब सिलेबस में है आपका, है ना। जो भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित था, या फिर जो 8वां यूनिट जो आपका डीएलएड का है ना, जो करेंट अफेयर है, सब चीज को हम लोग यहाँ पर फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देर मत कीजिएगा। जो हमारे पुराने टीचर हैं, इनका 251 रुपया चार्ज बढ़ाया गया है ना। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो इसमें आप जुड़ जाइए, है ना। मई तक आप लोग को कोई चार्ज फिर नहीं लगेगा। अभी मात्र 251 चार्ज है, कोई मंथली चार्ज नहीं है, एक ही बार पे करना है और आपको फिर मई तक क्लास चलते रहेगी दोस्तों। ठीक है, जो हमारे नए दोस्त हैं उनका 499 यहाँ पर फी लगेगा अभी वर्तमान 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद फिर भी बढ़ सकता है ना। और ये नंबर है 7857824310। ये हमारा नंबर है दोस्तों, फोन पे गूगल पे नंबर, इसी नंबर पे आपको पे करना होगा, है ना। और स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी पेमेंट करेंगे, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप हमको भेज दीजिएगा। फिर मैं आपको दोस्तों ग्रुप में जोड़ देंगे, और उसी ग्रुप में आपको सभी पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज, क्लास का लिंक है, सब चीज वहीं मिलेगा। 15 तारीख के बाद फिर वीडियो दोस्तों प्राइवेट हो सकती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी तक सिर्फ वीडियो देख रहे थे, तो वो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर सब चीज मिलेगा और क्लास भी आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। आप लोग बिलिस भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं, बिलिस भी हमारे यहाँ होती है ना। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, है ना, क्योंकि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको बिहार में आने वाली है। चलते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ 1 घंटा लगभग आपकी क्लास चलने वाली है। चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे इस चैप्टर को, है ना। क्या इस चैप्टर में आखिर कह रहा है, क्या समझने वाला चीज है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए मौसम क्या होता है, सबसे पहले मौसम को समझिए, है ना। मौसम क्या होता है, तो मौसम जो होता है ना, दिन प्रतिदिन का, मतलब आज देखिए अभी सुबह में क्या है, ठंडी है, दोपहर में थोड़ा सा मौसम गर्म होगा और फिर ठंडी आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये गर्मी का दिन रहता है तो सुबह सुबह क्या लगता है, तो हल्का हल्का मौसम ठीक रहता है, लेकिन दोपहर में गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, और शाम में फिर मौसम थोड़ा सा ठंडी होती है। तो ये मौसम इसी को कहते हैं, दिन प्रतिदिन जो बदलते रहता है मौसम, उसी को कहते हैं मौसम। लेकिन जलवायु ये आपका अलग चीज है ना। जलवायु और मौसम क्या है, दोनों अलग चीजें होती है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको यहां पर समझाया गया है ना। मौसम के बारे में देखिए क्या कह रहा है, कि मौसम जो है ये वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और मौसम क्या हो गया, दिन प्रतिदिन जो होने वाला परिवर्तन है, उसी को कहते हैं आपका मौसम। लेकिन जलवायु जो होता है ना, बहुत दिनों तक, है ना, लगभग 30 साल तक देखा जाता है कि उस स्थान की जो मौसम है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस स्थान से उसको फिर जलवायु निकाला जाता है। कह रहा है कि इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है। ठीक है, कभी बादल में, आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। इसी को तो क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपको मौसम कहा जाता है।
ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि भारत में, है ना, भारत में मुख्यतः मौसम होते हैं। भारत में मुख्यतः कितने मौसम होते हैं, ये यहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका समय याद रखिएगा कि कौन सा मौसम का जो समय है ना, मतलब कि वो ध्यान रखिएगा। जैसे दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये होता है ठंड का मौसम, है ना। अभी तो हम लोग ठंड लग रहा है, तो ये कौन सा समय है भाई, जनवरी है। तो दिसंबर से आपको फरवरी के बीच में आ गया जनवरी, तो ये हो गया आपका सर्दी का मौसम, यानी कि ठंडी मौसम, जाड़ा का मौसम। दूसरा नंबर हो गया आपका मार्च से लेकर के मई तक। अब आ जाइए गर्मी में, है ना, मार्च से लेकर के गर्म मौसम होता है ना। और ये हो गया आपका गर्मी। जून से लेकर के सितंबर तक ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं ना कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना, यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्षा मौसम। तो वर्षा जो मौसम होता है ये कब से कब तक, जून से सितंबर तक। ये ध्यान रखना है कि कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। गर्मी हो गया मार्च से मई तक, ठंडा हो गया दिसंबर से फरवरी तक। और एक जो लास्ट है अक्टूबर और नवंबर, इसमें होता है आपका शरद ऋतु, है ना। ये होता है दोस्तों मॉनसून के लौटने का मौसम, है ना। जब मॉनसून आता है जून में, सबसे पहले कहां आता है मॉनसून, तो केरल में आता है। और केरल में कब आता है, तो 1 जून को आता है। ये एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो जून से लेकर के सितंबर तक मॉनसून सक्रिय रहती है ना, यानी कि बरसात का मौसम रहता है। लेकिन बरसात के बाद, सितंबर के बाद क्या होता है, वही मॉनसून लौटने लगती है। और लौटते हुए मॉनसून को, यही है आपका शरद ऋतु, आपका अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो ये 4 मौसम आप ध्यान रखिएगा, इसका समय याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चारों मौसम को दोस्तों हम लोग अलग अलग यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका क्या, तो शीत ऋतु है। सबसे पहले कौन सा ऋतु है, शीत ऋतु है, ठीक है। शीत मतलब ठंडा। शीत कब पड़ता है ना, गांव में कह रहे हैं आज बहुत शीत पड़ा है, क्यों, क्योंकि ठंडा का दिन है। कह रहा है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है ना। भारत में देखिए ठंडा में क्या होता है, भारत में आपको समझाए थे जब हम ज्योग्राफी समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। अभी सूर्य कहाँ है दोस्तों, अभी जो सूर्य है ना वो दक्षिणायन है। मतलब कि अभी जो सूर्य की जो किरणें चमक रही है लंबवत, वो आपको मकर रेखा पर चमक रही है। यही कारण है कि भारत क्या है, तो उत्तर में भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन सूर्य की किरणें अभी चमक रही है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। तो धीरे 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 करके अभी सूर्य चढ़ रही है, क्योंकि 22 दिसंबर को कहां चमकी, तो मकर रेखा पर। लेकिन 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे सूर्य ऊपर की ओर चढ़ेगी, कब तक, तो आएगी भूमध्य रेखा पर, है ना। मकर से आएगी भूमध्य पर, कब आएगी, तो 21 मार्च को आएगी। तो 21 मार्च को हो जाएगा दिन और रात बराबर। तो मार्च आते आते देखते हैं ना कि थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है। मार्च में उतना ठंडा रहता है नहीं, लेकिन अभी सूर्य एकदम दक्षिणायन है, इस वजह से भारत में क्या है, ठंड है, क्योंकि भारत में इसकी सीधी किरण नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यही कारण है कि भारत में भी ठंड है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये है आपका कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकती है भाई साहब, तो याद रखिएगा 21 जून को, है ना। तब ना जून में हम लोग एकदम गर्मी से बेहाल रहते हैं, क्यों, क्योंकि 21 जून को होता है सूर्य की लंबवत किरणें भारत के बीचों बीच चमक रही है। तो पूरा भारत क्या होता है, उस समय गर्म हो जाता है। और यही कारण है कि भारत गर्म होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है ना। कोई भी गर्म स्थान पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं हमेशा चलती है। तो देखिए यही होता है ना कि जून में यहां पर बन गया क्या, लो प्रेशर, एलपी, है ना, लो प्रेशर। जबकि अब सूर्य क्या आ गया, उत्तरायण आ गया जून में। अब देखिए नीचे वाला भाग में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से और नीचे चले जाइए, मकर रेखा पर क्या रहेगा, वहां हाई प्रेशर रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां ठंडा रहेगा। तो जहां ठंडा क्षेत्र वहां हाई प्रेशर। अभी भारत ऊपर में क्या है, हाई प्रेशर है ना। अभी यहां पर क्या है, अभी ठंड के दिन है तो अभी हाई प्रेशर है। अभी लो प्रेशर होगा मकर रेखा पर, क्योंकि वहां गर्मी है। तो जहां भी गर्मी वाला क्षेत्र होगा वहां लो प्रेशर बनेगा, और जहां ठंडा वाला क्षेत्र होगा वहां हाई प्रेशर बनेगा। और हवाएं कैसे चलती है, तो हमेशा हाई से लो की ओर चलती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और यही कारण है दोस्तों कि जून में जो मानसून आता है ना, तो हाई से लो की ओर आपको बताए, यहां मौसम क्या है, लो है, और नीचे क्या है, हाई है। और यही कारण है कि मानसून आती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे क्या है, पूरा हिंद महासागर है ना। तो हवाएं कैसे चलेगी, नीचे से ऊपर की ओर में चलेगी। वो मॉनसून चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रेलर यहां पर आपको दिखा दिए। हम लोग यहां पर मौसम पढ़ रहे हैं,
है ना, यानी कि शीत ऋतु धर पड़ रहे हैं। कह रहा है कि ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी किरणें नहीं पड़ती है, भारत पे सीधी नहीं पड़ रही है, इसलिए हम लोग ठंड में भी जी रहे हैं। सीधी पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है कि नहीं। कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या है, काफी कम हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। आखिर ठंडा क्यों है, समझे, समझिए इस चीज को, ठंडा क्यों है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी मकर रेखा पर चमक रही है ना। जिस दिन कर्क रेखा पर आएगी तो हम लोग भी एकदम गर्मी हो जाएगा, यहाँ जबरदस्त गर्मी हो जाएगा, बिना पंखा के, बिना एसी के, बिना कूलर के आप रह नहीं पाइएगा, है ना। अगला है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। देखिए अब गर्मी कब आएगा, जून में, है ना। कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, कब चमकती है, तो 21 जून को चमकती है ना, 21 जून को चमकती है लंबवत। और यही कारण है कि भारत में जबरदस्त गर्मी रहता है जून महीना में, है ना। मई में ही गर्मी हो जाता है, अप्रैल से ही गर्मी आने लगता है, क्योंकि आपको अभी सूर्य धीरे धीरे करके उत्तरायण होना शुरू कर दिया, अभी तो दक्षिण में ही है ना। 21 मार्च तक वो मतलब दक्षिण में ही रहेगी, 20 मार्च तक, 21 मार्च को चमकेगी कहां, तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पर। उसके बाद फिर वो उत्तरायण होगी मार्च के बाद, तो मौसम धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और 21 जून आते आते एकदम पूरा गर्म हो जाता है दोस्तों। और फिर वही 22 जून से फिर धीरे धीरे सूर्य कहां जाएगी, फिर नीचे की ओर घसकना सूर्य गिरेगी। ठीक है, फिर नीचे धीरे 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 करके जाएगी। तो ये चीजें पूरा है आपका। ठीक है, वो चीज हम समझेंगे मौसम, मानसून जब पढ़ेंगे ना, वहां पर पूरा मानसून को हम एकदम निकाल के रख देंगे। कह रहा है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती है और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म शुष्क पवन चलती है, जिसको लू कहते हैं। ये लू जो है ना, उत्तर भारत में देख रहे हैं ना, जबरदस्त आंधी तूफान चलता है गर्मी के दिन में, है ना, मई या जून वाले समय में एकदम पछिया हवाएं पकड़ के धुंध देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पूरा मुंह कान जल जाता है एकदम, तो उसको कहते हैं लू। ये ध्यान रखिएगा, लू। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में जो गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती है, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलते हैं, इसको लू कहते हैं। जबकि यही इसी प्रकार की जो हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलती है, उसको क्या कहते हैं, तो विली विली कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया में इसी गर्म एवं शुष्क हवाएं को कहा जाता है, जबकि भारत में इसको लू के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम तीसरा मौसम जो है आपका, देख रहे हैं ना, ये सूर्य, है ना, गर्मी के मौसम में एकदम लाल हो रहे हैं ये गुस्सा के मारे। यहाँ पर कुछ कुछ दिया है, इसको कुछ नहीं है, बस इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब है आपका मॉनसून यानी कि वर्षा का मौसम। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून या वर्षा का मौसम इसको आप कह सकते हैं, है ना। ये कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर के सितंबर तक, भाई साहब ध्यान रखिएगा, है ना। 1 जून को सबसे पहले कहां पर आती है ये मॉनसून, तो 1 जून को सबसे पहले ये रहा आपका केरल, है ना, और ये रहा केरल, और यहां पर आता है आपका मॉनसून सबसे पहले कब, तो 1 जून को लिख लीजिएगा, है ना। ये है आपका केरल। ठीक है, और यही जब पश्चिमी घाट पर्वत से यहाँ पर टकराती है 1 जून को, है ना, केरल में, तो यहाँ से ये जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक तो आपका ये अरब सागर की शाखा हो जाती है, और एक चल जाती है इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, ये 2 भाग में यहाँ से बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में ये फैलती है आपका मानसून। वो हम लोग मानसून वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से और देखें। कह रहा है कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है ना। इधर क्या है, नीचे क्या है, पूरा तो जल है, नीचे क्या है, पूरा जल है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है ना, इधर पूरा जल है, तो जल से स्थल की ओर, इधर क्या है, पूरा स्थल है दोस्तों, तो जल से स्थल की ओर ये हवाएं चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका हाई प्रेशर है ना, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। तो हवाएं यहां से चल रही है इसको भरने के लिए, है ना, इसको भरने के लिए इधर की ओर चल रही है। और ये कहां से आ रही है, तो ये मतलब समुद्र से आ रही है। तो समुद्र से आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, नमी लेकर के आ रही है। हवाएं नमी लेकर के चल रही है, और यहां पर आएगी और ये पहाड़ से टकराएगी तो फिर वर्षा करने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि वे पवने अपने साथ क्या लाती है, नमी लेकर के आ रही है। क्यों, क्योंकि वो समुद्र से आ रही है, और समुद्र से आ रही है इसीलिए वो नमी चुरा लेती है वहां से और नमी लेकर के आ रही है। कह रहा है कि जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वहां पर फिर वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज यहां से आप समझ गए। अगला जो है दोस्तों मानसून के लौटने का, है ना, मानसून लौटने का। अब तो मानसून आ गया, जून से लेकर के सितंबर तक पूरा बरसात झमाझम हुआ, है ना। लेकिन अब मानसून लौटेगी भी तो, है ना, ये जो मानसून है ये धीरे धीरे करके लौटेगी अब।
लौटेगी कब? तो ये आपका अक्टूबर और नवंबर में 2 महीना में ये पूरा भारत से लौट जाती है। कह रहा है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखिए इस चीज को थोड़ा-सा यहाँ पर आप समझ लीजिए ना तो अच्छा रहेगा, फिगर के माध्यम से थोड़ा-सा हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ये है आपका भारत, ठीक है? दिख रहा है? यहाँ से तो मानसून आया आपका, है ना? मानसून आया, है ना? यहाँ से फिर 2 भाग में बँट गया, एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, है ना? ये हो गया बंगाल की खाड़ी वाला शाखा और ये हो गया आपका अरब सागर की शाखा, ठीक है? तो ये कब आया आपका? ये भाई साहब आए 1 जून से लेकर के कब तक? सितंबर तक आपका, है ना? ये 1 जून से सितंबर तक आया है आपका, ठीक है? 1 जून से लेकर के सितंबर तक आपका ये चला मानसून, लेकिन मानसून अब धीरे-धीरे भारत से क्या करेगी? लौटेगी, है ना? लौटेगी तो कैसे लौटेगी? स्थल से लेकर के ये फिर से नीचे की ओर लौटेगी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यानी कि यहाँ से बह करके ऊपर क्या है? पूरा स्थल है, तो स्थल से कहाँ आएगी? बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में आएगी दोस्तों तो यहाँ से आती है आपका, है ना? इधर से आती है, नॉर्थ ईस्ट से हवाएं, तो यहाँ से आती है ना, तो बंगाल की खाड़ी से फिर से ये नमी चुरा लेती है और ठंडा का दिन रहता है ना? अक्टूबर नवंबर में थोड़ा थोड़ा ठंडा आ जाता है ना, तो क्या होता है ना, लौटते 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 यहाँ पर आती है ये तमिलनाडु के पास। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जाकर के पूर्वी घाट पर्वत से ये टकराती है हवाएं और फिर यहाँ झमाझम बारिश करती है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो आपको जाड़े के दिनों में होती है ना? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि नवंबर तक इंडिया में क्या है, लगभग उत्तर भारत में ठंडा रहता है ना? थोड़ा बहुत ठंड आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में क्या होता है, इधर से जो लौट रही है मानसून, यहाँ पर तमिलनाडु है, ऊपर आंध्र प्रदेश है, थोड़ा बहुत इधर कर्नाटक तरफ भी वर्षा ये हो जाती है। तो ये चीज यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ होगा, है ना? यह मानसून के लौटने का मौसम होता है और भारत के दक्षिणी भागों में विशेष करके तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसमें? तो लौटते हुए मानसून से, है ना? या फिर शरद ऋतु में, ठीक है? कह रहा है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कितना अच्छा चीज बोला है, ध्यान रखिएगा। जलवायु के बारे में बताए थे ना, कह रहा है कि किसी स्थान पर अनेक वर्ष कहने का मतलब हुआ 30 वर्ष, है ना? लगभग 30 वर्ष ये वैज्ञानिक यहाँ पर देखते हैं, है ना? 30 वर्ष मापी गई मौसम, 30 वर्ष वहां पर मौसम मापा जाता है और उसका फिर औसत निकालता है, उसी को क्या कहते हैं? फिर जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो ये जलवायु आप यहाँ से समझ गए, चारों मौसम यहाँ पर समझ लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे क्या कह रहा है कि जलवायु, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत की जलवायु कैसी है भाई साहब, तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है ना? यानी कि मौसम के अनुसार यहाँ पर जलवायु क्या हो रहा है? बदल रहा है। कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है ना? आप चले जाइए ध्रुव पर तो वहां सालों भर ठंडा मिलेगा, नहीं वहां गर्मी, नहीं बरसात, नहीं कुछ, सब दिन ठंडा रहेगा। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, कह रहा है कि मानसूनी जो शब्द है ये किससे बना है? तो मौसम से लिया गया है और ये अरबी भाषा है ना? मानसून जो है ना, ये अरबी भाषा है, ये पूछा गया एक क्वेश्चन है ना? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए। ये पूछा गया सवाल है कि जो मानसून शब्द है ये कहाँ से आया है? तो ये एक अरबी भाषा है और अरबी भाषा के मौसम से ये लिया गया है मानसून, ठीक है? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दोस्तों मौसम, है ना? भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंध, आपको बताए थे ना कि उष्णकटिबंध का क्षेत्र क्या है? तो 0 से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना? उष्णकटिबंध आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? याद है कि सब भूल गए, है ना? सब भूले नहीं ना? तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? तो 0 से लेकर के 23.5 डिग्री के जो बीच में है ना? ये वाला हो गया 0 डिग्री, ये वाला हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क कहते हैं। ये वाला हो गया 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा कहते हैं, है ना? इसको कहते हैं आपका कर्क रेखा, ठीक है? तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र है इसी को कहते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र,
क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और भारत लगभग इसी के बीच में स्थित है ना। इसके ऊपर भी थोड़ा सा है भारत, लेकिन मेन रूप से आपका इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उत्तर में हिमालय है ना, तो उत्तर वाली जो बर्फीली हवाएं हैं वो भारत में नहीं आ पाती है, इसीलिए भारत की जो जलवायु है ना वो उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ पर अधिकतर जो वर्षा होता है ना वो मानसूनी पवन से होता है। मानसूनी पवन वही दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। 99% जो वर्षा होती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है। कह रहा है कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है ना। भारत में तो वही चीज है, कृषि किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर बारिश हुई तो फिर धान होगा, और नहीं हुई तो नहीं होगा, है ना। इस वर्ष देख रहे हैं ना, बिहार में ही बहुत जगह नहीं धान हुआ, है ना। इधर कहाँ हुआ, पटना, नालंदा, नवादा, गया, इधर नहीं हो पाया, है ना। लेकिन उत्तरी बिहार में होया, क्योंकि उधर बहुत सारी नदियां हैं, है ना, जो हिमालय से निकल के आती है, तो वहां पर धान हो गया आपका। कह रहा है कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए अब क्या कह रहा है, कोई भी स्थान जैसे बिहार है, मान लीजिए बिहार को ही ले लेते हैं, तो बिहार में जो जलवायु है ना, बिहार की जो जलवायु है दोस्तों ये किस पर निर्भर करेगी, बिहार की जो जलवायु है ना ये निर्भर करती है उच्चावच पर, मतलब समुद्र से दूरी पर, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी स्थान की जलवायु, मान लेते हैं बिहार की जलवायु जो है वो किस पर निर्भर करेगी, तो उसकी स्थिति पर, यानी कि बिहार कहाँ स्थित है ना, उसकी ऊंचाई पर, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ पर तो नहीं है ना। जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश क्या है, पूरा पहाड़ी इलाका है कि नहीं, तो बिहार तो ऐसा है नहीं। कह रहा है कि समुद्र से दूरी पर या फिर उच्चावच पर निर्भर करता है उस स्थान की जलवायु। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है, और एग्जाम्पल में आपको ये सब चीज दिया रहेगा, जलवायु, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच, है ना। तो ये सभी चीजों पर उस स्थान की जलवायु निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, अनुभव नहीं होगा। राजस्थान में वहां पर जबरदस्त गर्मी है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर थार मरुस्थल है ना। लेकिन बिहार में क्या उतना गर्मी नहीं है, हाँ, राजस्थान में 50 पहुंच जाता है टेम्परेचर, है कि नहीं, लेकिन बिहार में कितना 40, 42, 43 लगभग रहता है ना, इतना ही रहता है आसपास। ठीक है, और देखिए आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो दक्षिण भारत में सालों भर गर्मी पड़ती है, लेकिन जबकि आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहां पर सालों भर ठंड पड़ती है ना। बिहार में ठंडा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, लेकिन आप समुद्री इलाका में चले जाइए, है ना, समुद्री कोस्टल स्टेट में चले जाइए, जैसे कि आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, तो वहां पर ना ही ठंडा आपको महसूस होगा और ना ही गर्मी महसूस होगा, है ना। लेकिन वहां पर नमी आपको महसूस होगा दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र आप चले जाइए, अभी हम लोग इतना पहने हुए हैं ना, महाराष्ट्र में 61 पर रह सकते हैं, वहां ना गर्मी है ना आपको वहां पर ठंड है, मौसम वहां पर एकदम नॉर्मल है, 25 डिग्री लगभग टेम्परेचर होगा, अभी वहां पर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये है आपका भारत में विविधता पाई जाती है, क्यों, क्योंकि जो स्थान है ना उसकी स्थिति आपका अलग अलग है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है, समुद्र के किनारे है, और इसके कारण वैसा है दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर का जो द्रास है और कारगिल है, यहाँ पर बर्फीली ठंडी हवाएं चलती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता की जलवायु क्या है, मध्यम है। आप कोलकाता में चले जाइए, वहां भी ठंड बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो भी बंगाल की खाड़ी के निकट है आपका, है ना। ठीक है, तो जो भी समुद्र के किनारे है वहां पर न ठंड है न गर्मी है ना, वहां पर मौसम क्या रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है, कह रहा है कि वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है, समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। अभी आपको बताए कि समुद्र पर जो भी आपका स्टेट है ना, जो भी स्थान है, जो भी शहर है, वो क्या रहेगा, वो वहां पर थोड़ा सा आर्द्रता पाई जाएगी, नमी पाई जाएगी, है ना। आप वहां पर गर्मी के दिन में अगर रहिएगा ना तो शरीर आपका चप चप करेगा, है ना, चट चट करेगा, क्योंकि वो समुद्र से वो नमी आ रही है इसके वजह से। ठीक है, कह रहा है कि विश्व के में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि मौसिन राम में वर्षा कितनी होती है, अगर किन्हीं को याद है तो बता दीजिएगा, है ना। मेघालय
मेघालय नाम ही है मेघालय, यानी कि मेघों का घर, यानी बादलों का घर, है ना? मेघ माने बादल और आलय में से घर, तो बादलों का घर है दोस्तों मेघालय। और यहाँ पर क्या है, दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होने वाली स्थान है मौसिन राम। देखिए मौसिन राम में वर्षा क्यों होती है ना, इसका कारण है, वहां पर 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है? ये तीनों पहाड़ी आपको कीप नुमा आकृति में है, और जहां वहां पर अब जब मानसूनी हवाएं जाती है ना, तो वहीं पर मतलब कि घुमड़ घुमड़ के वर्षा करते रहती है, वहां से वो हवाएं जल्दी नहीं निकल पाती है, और यही कारण है कि वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है ना, राजस्थान का जो जैसलमेर है वहां वर्षा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। राजस्थान में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, 10 से 20-30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे ज्यादा वर्षा नहीं होती है। सबसे मतलब शुष्क क्षेत्र अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों लद्दाख वाला क्षेत्र, है ना, क्योंकि लद्दाख में वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखना है, यहां से आप ये चीज समझ गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब हम चलते हैं वनस्पति पर, है ना? अब हम लोग आते हैं वनस्पति पर, यानी कि पेड़ पौधे पर, है ना? भारत में बहुत प्रकार के जंगल हैं, अब हम जंगलों को देखेंगे यहां से, ठीक है? चलिए तो जंगल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक वनस्पति, है ना? ये आप जंगल देख रहे हैं ना, एक जंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो जंगल दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कितने घने दिख रहे हैं, जबरदस्त दिख रहा है भाई साहब, है ना? जबरदस्त ये घना दिख रहा है आपको, है ना? इसके आप देख रहे हैं ना, इसका आपको दिख रहा है अंदर वाला भाग नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका एक और नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम ही है सदाबहार, मतलब हमेशा क्या रहेगा, बहार रहेगा, यहाँ पर हरा भरा रहेगा, है ना? कभी भी इसकी पत्तियां नहीं गिरेगी, एक साथ नहीं गिरती है, थोड़ा थोड़ा करके ये अपनी पत्ती को गिराते रहती है। ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी दोस्तों मतलब कि नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है? ये जंगल बहुत ही घने होते हैं, वर्षा वन इसको कहा जाता है, नाम ही है इसका वर्षा वन। और ये जंगल में ना बहुत वर्षा होती है, और ये जंगल कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका, है ना, ये वाला आपका केरल वाला, और पूरा जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ पर ही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर ही है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है यहाँ पर ये जंगल आपको पाए जाते हैं, ठीक है? तो यही इसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सारा चीज आपको यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग देखेंगे एक एक चीज को पहले, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया आपका वर्षा वन, इसी को कहते हैं सदाबहार वन भी। लेकिन उष्णकटिबंध ये शब्द आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसीलिए इसको लगाया गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में? कह रहा है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीव देखते हैं, है ना? हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, पादप माने पेड़ पौधे, है ना? हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, सही बात है ना? कह रहा है कि कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कि कैक्टस और फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, है ना? ये तो आपको वृक्ष के बारे में बता रहा है, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं होती है। चलिए ठीक है, ये सब हम देखते हैं, ये सब चीज को हम छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग-अलग तरह के वनस्पतियां पाई जाती है। क्यों अलग-अलग पाई जाती है? तो जलवायु की विभिन्नता के कारण पाई जाती है, ठीक है? जलवायु की विभिन्नता के कारण, और कितने प्रकार के हैं ये भी हमको अभी देखना है। कह रहा है कि भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में, भाई साहब ये नोट कर लीजिएगा, है ना? भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 5 प्रकार, और ये पांचों प्रकार आपको याद रखना है, पांचों प्रकार के पेड़ पौधे याद रखना है, स्थान याद रखना है, सब चीज याद रखना है, वहां पर वर्षा कितनी होती है ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे जो पहला है ना, वो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर पांचों आपको लिख दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला नंबर, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन दूसरा नंबर, है ना, कटीली झाड़ियां तीसरा हो गया, पर्वतीय वनस्पति चौथा हो गया, और मैंग्रोव वन ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है? एक हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, और ये हो गया आपका 5 नंबर। ये पांचों नंबर को आप याद रखिएगा, क्रम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो सदाबहार वन है ना,
यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वर्षा होती है। इसको हम अभी डिटेल से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, ये अब क्रम से याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि इसमें वैसा कुछ है नहीं, ठीक है? आप ये पाँचों लेकिन ज़रूर याद रखिएगा, ये 5 प्रकार के वनस्पति हैं भारत में, ठीक है? जो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नाम ही है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या फिर इसको कहा जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी इसको क्या आ गया भाई साहब? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। यहां पर वर्षा कितनी होगी नोट कर लीजिएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक, है ना? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है कहां पर ही? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, यानी कि वर्षा वन में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? चलिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, कह रहा है कि ये इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। अभी आपको बताए थे ना कि ये जो वर्षा वन है, ये इतने घने होता है ना दोस्तों कि इसके सूर्य की प्रकाश भी मतलब जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत घने होते हैं, एकदम छत की तरह लगेगा आपको, ठीक है? कह रहा है कि वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं, और वो प्रजाति आपको याद रखना है कि वो प्रजाति कौन कौन से हैं। कह रहा है कि ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां को दोस्तों गिरा देते हैं। ये क्या करते हैं? धीरे धीरे करके अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं, समय टू टाइम, है ना? लेकिन एक बार नहीं गिराते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके गिराते रहते हैं, और इसीलिए इस ये जो वन है ना, हमेशा सदाबहार रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है? कह रहा है कि फलता ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार कहा जाता है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी, ये तीनों जगह आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार इसका क्षेत्र दिया गया है ना? कि ये सदाबहार वन जो है ये कहां कहां रहेंगे? तो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, और कहां? तो पश्चिमी घाट के सक्रिय पट्टी में। तो ये 3 जगह इस ये पाए जाते हैं भारत में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, और आगे क्या कह रहा है दोस्तों? पाए जाने वाले हाँ, वृक्ष कौन-कौन से महत्वपूर्ण है ये नोट कर लीजिएगा। जैसे कि महोगनी, एवोनी और रोजवुड, है ना? ये महोगनी, एवोनी, रोजवुड, सिनकोना, है ना? और भी 1-2 वृक्ष है ना? सिनकोना भी इसी में आपको आ जाता है, ठीक है? तो ये आप वृक्ष का नाम नोट कर लेना है। सदाबहार वन में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, वर्षा कितनी होती है, ये सारा चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो वन है वो हम चलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, देखिए क्लास लंबा होगा लेकिन एक बार समझ लीजिएगा ना तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। ये छठा क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? छठा क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है। दूसरा जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नाम ही है इसका पतझड़, यानी कि पत्ता झड़ जाएगा। पत्ता एक बार इसका झड़ जाता है पूरा। कह रहा है कि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये पहला सवाल बनता है आपका कि सबसे अधिक क्षेत्र पर भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है तो वो हो गया पतझड़ वन, ठीक है? अगला है कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा सवाल आपका पूछेगा कि मानसूनी वन, है ना? पतझड़ वन का दूसरा नाम क्या है? तो मानसूनी वन है, ठीक है? कह रहा है कि ये कम घने होते हैं, घने ज्यादा नहीं होते हैं। देख रहे हैं ना नीचे फिगर देखिए, ये नीचे फिगर देखिए, घने हैं जी? नहीं ना है। इसका जंगल आपको दिया है यहाँ पर? नहीं दिया है, ठीक है? ये कम घने होते हैं, है ना? जैसे कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ है, ठीक है। ये कम घने होते हैं, ज़्यादा ये घने नहीं होते हैं, और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ याद रखिएगा कौन-कौन से यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, पूछा जाता है। साल, सबसे इंपॉर्टेंट साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है, शीशम है। यानी कि बिहार भी जो आता है ना, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आता है आपको बिहार। तो बिहार में कौन-कौन पेड़ पाए जाते हैं आप देख लीजिए अपने आस-पास, है ना? वो सभी आ जाएँगे आपके किसमें? तो पतझड़ वन में साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। ये सभी जो पेड़ हैं वो आपको हैं किसमें? तो ये मतलब पतझड़ वन में, ठीक है? अब कह रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। कौन? तो पतझड़ वन। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन-कौन राज्यों में पतझड़ वन है दोस्तों। तो इन सभी राज्यों में आपका पतझड़ वन है। यहाँ पर जो वर्षा होती है ना, वर्षा जो होती है वो आपका
100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। ये आपको नहीं दिया गया, ये ऊपर क्लास में आप पढ़िएगा तो पता इतना ही लगभग वर्षा होती है। 100 से 125 150 लगभग वर्षा यहाँ पर होती है, आपका ज्यादा वर्षा नहीं होती है। अब देख लें ना कि बिहार में कितनी वर्षा होती है, बिहार में 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वही मान के चलिए लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। ये रहा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का, है ना, ये आपको पतझड़ वन दिया है। देख रहे हैं ना, ये ज्यादा घना नहीं है ना, ये जो जंगल है आपका ज्यादा घना नहीं है, और ये अपनी पत्तियां को क्या कर रही है, तो गिरा रही है ना, नाम ही इसका पतझड़, यानी कि अपने पत्ती को एक समय में शुष्क मौसम में ये गिरा देती है। अगला जो है दोस्तों वो है कटीली झाड़ियां। अगला जो वन है वो कौन सा वन है आपका, कटीली झाड़ियां वाला वन है। कह रहा है कि इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, शुष्क, यानी कि जो सूखा क्षेत्र हो, कटीली, नाम ही है कटीली, है ना, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर वृक्ष रहेंगे, कांटे वाले वृक्ष रहेंगे, जिसमें कांटा होगा, है ना। तो देख लीजिए, कह रहा है कि पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, तो कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो कटीली झाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकर है, ये सभी हो गया। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान तो आपको पता ही है, पंजाब वाला भी इलाका, हरियाणा वाला भी इलाका, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, तथा गुजरात में ये पाई जाती हैं लगभग आपका, है ना, जहां पर शुष्क क्षेत्र हो, है ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, देश के शुष्क भागों में जहां पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वर्षा होगी ना वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। ठीक है, अगला चलते हैं। अच्छा, उसके बारे में देखिए, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिए गए हैं ना, देख रहे हैं ना आपको कटीली झाड़ियां किस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पर्वतीय वनस्पति, है ना, जो पर्वतों में पाई जाती है, पर्वतीय वनस्पति। अब चलते हैं पर्वतीय वनस्पति, और उसके बाद एक और है मैंग्रोव। ये पांचों आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर फिर आपका समाप्त हो जाएगा। अभी लगभग 15 मिनट क्लास और चलने वाली है। ठीक है, ये है आपका पर्वतीय वनस्पति। कह रहा है कि पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप पर्वतों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा ना, यहाँ पर जो है दोस्तों आपको वनस्पति में विभिन्नता दिखाई देगी। जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको विभिन्नता नजर आने वाली है। कह रहा है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे से अगर पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो तापमान में भी कमी आएगी। ठीक है, कह रहा है कि समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार कैसा होता है, तो कह रहा है कि शंक्वाकार होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई तक जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसकी जो आकृति होती है, आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है। ये देख रहे हैं ना शंकु की आकृति का, है कि नहीं, ये फिगर आपको दिख रहा है जी। पर्वतीय वन शंकु की आकृति का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शंकु की आकृति का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया शंक्वाकार, भी इसको कहा जाता है पर्वतीय वन को आपको। ठीक है, चलिए, ये पौधे शंकुधारी वृक्ष भी कहे जाते हैं, और शंक्वाकार होने की वजह से इसको शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। ये पूरा डिटेल से अभी और पढ़िएगा 8वां क्लास में, है ना, 8वां क्लास में जब चलिएगा ना तो वहां पर फिर से ही इसको पढ़ाया गया है पूरा और भी डिटेल में। ठीक है, कह रहा है कि इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, तो चीड़ है, पाइन है, देवदार है। ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा कि ये हो गया आपके पर्वतीय वन देवदार, नाम ही है देव। देव कहाँ रहेंगे, देवता कहाँ रहेंगे, पहाड़ पर, है ना, ऊपर में, है कि नहीं, चीड़, है ना, और ये पाइन याद रखिएगा आपको, चीड़, पाइन और देवदार कहाँ रहेंगे, तो पर्वतों पर रहेंगे। अगला है आपका मैनग्रोव वनस्पति। ये मैनग्रोव वनस्पति का आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, मैनग्रोव वनस्पति का थोड़ा सा आप ये फिगर देख लीजिए। अरे देख रहे हैं ना, नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे पूरा आपको जड़े जड़ दिख रहा है। मैनग्रोव वनस्पति ऐसा ही होती है। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पति क्या इसका खासियत है ना, कि ये आपको नमकीन पानी में भी ये उपज जाती है, मतलब कि जन्म जाती है। ठीक है, जन्म ले लेती है। ये हो गया मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन में क्या होता है कि ये जैसे पौधा है, ठीक है, लेकिन इसका जो जड़ होता है ना, ये पानी के ऊपर आ जाता है। इसका जो जड़ होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है। ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका क्या है, पौधा है, और इसका जो जड़ है ये पानी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसका जो जड़ है क्या है, पानी के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, नीचे पानी है और जड़ इसका ऊपर आया हुआ है, तो ये होता है मैनग्रोव वन। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पति, है ना। मैनग्रोव के बारे में देख लीजिए, कह रहा है कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, है ना। पानी कैसा है,
है ना? समुद्र में पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है ना? समुद्र के पानी को पी सकते हैं? नहीं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि खारे पानी में रहने वाले वन कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में कौन-कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है? कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष ध्यान रखना है। ठीक है? कह रहा है कि ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो समुद्र में पाया जाएगा। तो समुद्र कहाँ पड़ी है? सुंदरवन में है। सुंदरवन क्या है? तो एक डेल्टा है और किससे बना है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बनी है। ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? सुंदरी इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष दोस्तों, है ना? सुंदरी वृक्ष इस प्रकार के वनों में महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये आप ध्यान रखिएगा सुंदरी के बारे में। ये पूछा जाता है आपको कि मैंग्रोव वन में कौन-सी वनस्पति पाई जाती है? ये ऐसे क्यों दिख रहा है जी? थोड़ा-सा साफ नहीं दिख रहा है? हाँ, अब ठीक दिखा। सुंदरी जो है ना, ये मैंग्रोव वन में महत्वपूर्ण वनस्पति है आपका सुंदरी। ठीक है? तो ये सुंदरी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम सारे वन को देख लिए। जितने भी वन थे, पाँचों वन को यहाँ पर पूरा डिटेल से देख लिए। अब हमें समझना है कि आखिर वनों की हमें आवश्यकता क्यों है? वनों की बहुत ही आवश्यकता है। वन से ही तो हम लोग जी रहे हैं, है ना? लकड़ियाँ से कितना चीज़ बनता है दोस्तों, देख रहे हैं ना? वनों से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि कह रहा है कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, कहाँ से मिलती है? पेड़-पौधे से ही मिलती है। पेड़-पौधे जो है बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, हमें ऑक्सीजन दे देती है। तो कितना बढ़िया काम करती है कि नहीं? कह रहा है कि जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़-पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि पेड़-पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। कितना बड़ा काम कर रही है? अगर यहाँ पर बाढ़ आएगा, है ना? बाढ़ आएगा, तो बाढ़ आने के बाद जहाँ पर पेड़-पौधे जंगल हैं, तो वो मिट्टी वहाँ से नहीं कटेगी। लेकिन वहाँ पर अगर जंगल नहीं है ना, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़े रखती है, ठीक है? लेकिन वो अगर पेड़-पौधे नहीं हैं, तो सारा वहाँ के जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो बह करके चली जाएगी नदियों में, वो बह करके चली जाएगी समुद्रों में। तो फिर वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है पेड़-पौधे लगाइए, है ना? पेड़-पौधे ज़रूर लगाइए। अपनी लाइफ में ना कम से कम 2 से 3 पौधा ज़रूर लगाइए। अपने लाइफ में तो कम से कम लगा दीजिए। आप ज़्यादा मत लगाइए, लेकिन अपने लाइफ में जितना दिन जी रहे हैं, तो उतना दिन अपने लिए एक ऑक्सीजन देने वाला लगा के रखिए। है कि नहीं? कह रहा है कि इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। कौन रोकते हैं? तो वृक्ष रोकते हैं। कह रहा है कि वनों से हमें क्या मिलता है? ईंधन मिलता है ना? लकड़ियाँ मिलती है कि नहीं? वनों से हमें लकड़ी मिलता है, वनों से हमें चारा मिलता है, जड़ी-बूटियाँ मिलती है, लाख मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना? बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जंगल से, यही तो हमें वनों की आवश्यकता है। ठीक है? वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है ना? जैसे हमारा अपना घर है, उसी तरह से जो वन्य जीव हैं, उनका वो घर है ना? लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं? 4 लेन, 6 लेन के चक्कर में सारा वन को समाप्त कर रहे हैं, है ना? रोड के किनारे कितने बड़े-बड़े पेड़ थे, आप देखे होंगे जब 4 लेन बन रहा होगा, 6 लेन बन रहा होगा, तो बड़े-बड़े पेड़ को काट दिया गया, है ना? बड़े-बड़े पेड़ को काट दिया गया, फिर वहाँ पर पेड़ नहीं लगाया गया। बताइए, वो क्या होगा? क्या होगा वो, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा फिर? गर्मी बढ़ रही है, यही तो कारण है ना? आप पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है? कह रहा है दोस्तों कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, ठीक है? हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, आप अपने ज़रूर लगाइएगा। हम तो लगा चुके हैं, हम लगभग 50 पौधा लगा चुके हैं, है ना? आप भी अपने लाइफ में ज़रूर लगाइएगा। कह रहा है कि जो पेड़ बचे हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा वृक्ष को हरा-भरा रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका दोस्तों, अब तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है ना? अब इसमें कुछ वैसा चीज़ बचा नहीं है, ठीक है? वन्य प्राणी के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं वन्य प्राणी, है ना? जैसे वनों में जो प्राणी भी हैं, है ना? वन तो हम लोग देख लिए, लेकिन वन्य के प्राणी भी तो हमें देखना है, ठीक है? कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, वनों में जंतुओं हज़ारों प्रजातियाँ निवास करती है, ठीक है? कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, तो आपको याद ही होगा, ठीक है? चलिए अब इसमें कुछ वैसा है नहीं।
हाँ, एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। कह रहा है कि गुजरात के गीर, है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुजरात के जो गीर वन है ना, गुजरात के जो गीर वन है, यहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है? यहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जगह है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, है ना? इसको शेर बब्बर कहा जाता है, वो है आपका गुजरात के गीर में, है ना? गुजरात के गीर वन में। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है कि हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं, है ना? एक सींग वाला गैंडा असम के, है ना? असम में पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। हाथी जो है वो केरल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हाथी केरल में ही पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंट भारत के रेगिस्तान वाला क्षेत्र में, है ना? ऊंट कहाँ पाया जाएगा? तो रेगिस्तान वाला में। और तथा जंगली गधा कच्छ के रण में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जंगली गधा भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो कच्छ के रण में, यानी गुजरात वाले क्षेत्र में। ये भी एग्जाम में आता है ना? कह रहा है कि जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये हिमालय वाले क्षेत्र में। ये भी एग्जाम में आया है कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर, जैसे बंदर है, सियार है, भेड़िया, नीलगाय, ये सभी भारत में पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में और भी बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? भारत में सांप के भी बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं, सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कोबरा एवं कैरात प्रमुख है। ये सब सांप है आपका, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ और है, देख लेते हैं। हम्म। हाँ, देखिए प्रवासी पक्षी दोस्तों, प्रवासी पक्षी जो है ना, क्या है प्रवासी पक्षी? ठंडे के दिनों में, अभी अभी कौन सा मौसम है? ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है। तो जाड़े का मौसम में जो होता है ना, प्रवासी पक्षी भारत आ जाते हैं। भारत आ जाते हैं प्रवासी पक्षी, कहाँ से? साइबेरिया से दोस्तों, हजारों हजार किलोमीटर से उड़ करके वो भारत आ जाते हैं, पूरा चाइना को लांग करके, है ना? देखिए ये है प्रवासी पक्षी। कह रहा है कि कुछ पक्षी जैसे कि पेलिकन, है ना? ध्यान रखिएगा, ये नाम नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल बत्तख, पिनटेल बत्तख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि साइबेरियन क्रेन कहां से आती है? तो ये साइबेरिया से आती है दोस्तों, है ना? रूस से समझिए आ जाता है, रूस के भी ऊपर से, है ना? कह रहा है कि ये दिसंबर के महीने में भारत आते हैं और मार्च तक यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से फुर्र हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ से फिर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका प्रवासी पक्षी जो भारत में आते हैं जाड़े के दिनों में। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसका टांग कितना लंबा लंबा है भाई साहब, गजब का टांग है इसका, है ना? इसका चोंच देखिए, ये कितना लंबा लंबा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला सवाल क्या है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण कौन है? वो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, बताइए तो? कौन सी पवन है जो भारत में वर्षा लाती है? तो वर्षा लाती है दक्षिण पश्चिम पवन, है ना? दक्षिण पश्चिम पवन, जिसको मानसूनी पवन कहते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा। कह रहा है अगला सवाल कि भारत में विभिन्न मौसम के नाम लिखिए। कौन कौन से मौसम है? ठंडा, गर्मी, बरसात और शरद। ये पांचों समय याद रखिएगा, कब से कब तक होता है, सभी चीज हम बता दिए हैं डिटेल से। नहीं याद है कमेंट कीजिए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिएगा, तभी आपको याद आएगा कि ठंडा कब से कब तक, गर्मी कब से कब तक, है ना? बरसात कब से कब तक, शरद ऋतु कब से कब तक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या है दोस्तों? तो ये वनस्पतियां के बारे में आपको समझा दिया गया। वनस्पति कितने प्रकार है भारत में? तो 5 प्रकार है। ये पांचों प्रकार आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पति के नाम लिखिए। कौन कौन से वनस्पति है? 5 वनस्पति है ना, 5 प्रकार। कौन कौन से? सदाबहार वन, फिर पतझड़ वन, फिर आपका, फिर कौन सा हो जाएगा? कटीली झाड़ियां, फिर पर्वतीय, फिर मैंग्रोव। ये पांचों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है, बताइए? सदाबहार वन में ये होता है ना कि वहां पर 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पतझड़ वन में यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, और देखिए क्या अंतर है। सदाबहार वन जो होते हैं इतने घने होते हैं कि उसके सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि पतझड़ वन उतने घने नहीं होते हैं। सदाबहार वन में आपका कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, एवोनी, है ना, सिनकोना, ये सभी है आपका सदाबहार वन में। जबकि पतझड़
वन में कौन कौन से वन है दोस्तों? तो इसमें साल है, सागौन है, शीशम है, पीपल है ना, ये सब आपको वन पाए जाएंगे आपको किसमें? तो पतझड़ वन में। एकदम दिमाग में होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए कि कौन से वन कहाँ पर ही है, कौन कौन से पतझड़ है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वर्षा वन मतलब सदाबहार वन। इसको सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोस्तों अपनी जो पत्तियां है ना, ये सालों भर थोड़ा थोड़ा करके गिराते रहती है और इसीलिए हमेशा क्या रहती है? हरे भरे रहती है और इसीलिए इसको कहते हैं सदाबहार वन। ठीक है, बस और कुछ नहीं था इसमें। अगला सवाल देख लीजिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अभी बताए थे ना, अभी बताए थे ना भाई साहब, वो है आपका मौसिनराम। और ये है कहाँ? तो ये है आपको मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में? तो मैंग्रोव वन के बारे में अभी बताए थे, ये खारे जल में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, है ना, सुंदरी वृक्ष प्रमुख वृक्ष है। अगला है कि महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। महोगनी, एवोनी, सिनकोना, रोजवुड किसमें था? तो सदाबहार वन में था, है कि नहीं? सदाबहार वन कहाँ गए जी? तो ये है आपका सदाबहार वन। ठीक है, महोगनी, एवोनी, रोजवुड, सिनकोना, ये सभी जो वृक्ष है ना, ये है आपके सदाबहार वन के। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इतने सारे लोग आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक कीजिए ना फटाफट, है ना, लाइक कीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। जाइए, आप लाइक कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग लाइक कीजिए एक बार। अगला प्रश्न है कि जंगली बकरी हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया था ना, हिम तेंदुआ जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जो हिम तेंदुआ है ये हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, नाम ही है हिम, हिम माने बर्फ, तो बर्फ कहाँ है जी? हिमालय में है, तो हिमालय में पाए जाएंगे, है कि नहीं? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी आप ऑप्शन को मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? अब दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आती है? कमेंट करके फटाक से जवाब दीजिए। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये सबसे पहले कहाँ आती है? तो ये रहा आपका केरल, ये रहा आपका केरल। और केरल में कब आती है? तो 1 जून को आती है। कब आती है? 1 जून को आती है ना। क्वेश्चन क्या था कि आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो देखिए इधर क्या है, इधर नीचे है आपका समुद्र, है ना, नीचे क्या है? समुद्र है। और इधर क्या है आपका? स्थल है ना। तो समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर ये हवाएं बहती है। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। तो हवाएं कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं हमेशा चलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खाली स्थान को भर दीजिए। भर दीजिए खाली स्थान को, है ना, खाली स्थान को भरिए। पहला प्रश्न है कि गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अब गर्मी के समय में तो देखे होंगे ना, लू कहते हैं ना, लू लग जाएगा, है ना, लू लग जाएगा। तो गर्मी मतलब धूप में मत निकलो, नहीं तो लू लग जाएगा। पानी पी के निकलो, है ना, गर्मी के दिन में पानी पी के निकलो, नहीं तो लू लग जाएगा। तो इसको कहते हैं लू। और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं? तो विली, विली ऑस्ट्रेलियम इसको कहते हैं। अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। बताइए, अभी आपको बताए थे लौटते हुए मॉनसून, बताए थे ना कि लौटते हुए मॉनसून यानी कि अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में जब मॉनसून लौटती है, स्थलीय भाग से समुद्र की तरफ लौटती है, तो क्या होता है? यहां पर ही है तमिलनाडु और यहां पर ही है आंध्र प्रदेश। तो इधर से आ रही है दोस्तों हवाएं, है ना, इधर से आ रही है हवाएं, तो यहाँ पर ही आपको पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है और यहाँ पर झमाझम जबरदस्त वर्षा करती है आपको तमिलनाडु में, तो जाड़े के दिनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस मौसम में, तो जाड़े के मौसम में। ठीक है, जाड़े के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर की, गुजरात के कच्छ के रण वन में किसका निवास है? तो एशियाई शेर का निवास है। गुजरात के कच्छ के रण, है ना, कच्छ के रण, कच्छ के रण वन में एशियाई शेर, कौन सा शेर? एशियाई शेर पाई जाती है दोस्तों, है ना, एशियाई शेर। ठीक है, एशियाई शेर का निवास है आपको कच्छ के रण में, है ना। ये कुछ एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, खाली स्थान मैंग्रोव वन की प्रजाति है। तो सुंदरी, है ना, सुंदरी जो है ना, सुंदरी जो वृक्ष है
है ना। सुंदरी जो वृक्ष है ये मैंग्रोव वन की प्रजाति है, सुंदरी, ठीक है, याद हो गया। अगला है खाली स्थान को मानसूनी वन भी कहते हैं, तो किसको मानसूनी वन कहते हैं दोस्तों, बताइएगा। मानसूनी वन किसको कहते हैं, तो पतझड़ वन को, है ना, पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और वर्षा वन किसको कहते हैं, तो सदाबहार वन को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए, तो ये चैप्टर, ये जो किताब है, किताबें हम खत्म कर दिए भाई साहब। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल देख लेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर कल देख लेंगे, पूरा डिटेल से हम इसको पढ़ लिए, है ना। एक भी लाइन, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक इसमें से हम नहीं छोड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है। हमें आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे, और समझे होंगे तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, है ना। अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, अपने फैमिली में थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि थोड़ा सा इससे हमारा भला हो जाए। समझ में आया कि नहीं ये चैप्टर, कोई दिक्कत। छठा क्लास में हमें लगता है कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ा दिए आप लोग को, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, किसी और को पढ़ाइए, सबको पढ़ा सकते हैं। ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सके, है ना, ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सके दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे डिटेल से। ऐसे जो नीचे क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए, और बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी हम आपको बताते चले। अगर आप नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और हमारे यहाँ जो नया बैच शुरू हुआ है उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। हमारे जो पुराने साथी हैं, कैसा लगा वीडियो थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक क्यों नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। लाइक करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, ठीक है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो मेहनत दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं, इतने ढीठ हैं कि वो सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, नहीं कीजिए लाइक, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमारा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे ही। आप कम से कम पढ़िए तो सही, आप पढ़िए तो सही, है कि नहीं। चलिए, तो हमारा जो नया बैच है इसमें आप जुड़ जाइएगा, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, है ना। और इसका आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको क्लास मिल पाएगी, ठीक है दोस्तों। ये मैथ है आपका, ठीक है, ये मैथ अभी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, और एसएसटी में आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। ये 3 चीज अभी चल रहा है। फिर हम लोग डीएलएड पर आएंगे, 1 यूनिट हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका भी नोट्स आपको मिलेगा, इसका भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, पूरा डिटेल से चलेंगे अभी दोस्तों। अभी हमारे पास बहुत समय है, आराम से आप पढ़ते चलिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, जो हमारे पुराने शिक्षक है अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े, पता नहीं वो किस इंतजार में है ना। 251 उनको लग रहा है ना, कितना माथा पर उनको बोझ लद गया है। भाई साहब 251 कुछ नहीं है ना। आप एक बच्चे को पढ़ाइएगा ना तो उनका फी लग जाता है पटना में, है ना, कहीं भी 2000, 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपया उसका फी लग जाता है। बताइए, हम 100 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे हैं, है ना, और इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग बेरोजगार तो है नहीं, आप लोग सभी शिक्षक हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो पुराने टीचर हैं पे करके जुड़ जाइएगा नए ग्रुप में, तो ही वही मिल पाएगा आपको पीडीएफ नोट्स। और जो नए लोग हैं तो उनका मात्र अभी 499 चार्ज लग रहा है, 499 आप पे करके इसी नंबर पर पे करना है, 78 57 82 43 10। कैसे पे करना है, तो ये फोन पे चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, अमेजन पे चलाते होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं चलाते हैं तो वो लोग किन्हीं और अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने फैमिली में किसी से भी पेमेंट करके आप अपने नंबर से स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा फी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। हमारा चैनल है आपका कैरियर परिवार, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप ही का परिवार है, हमारा नहीं है ना। चलिए, अपने परिवार को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए और थोड़ा सा योगदान दीजिए। इंग्लिश का कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है दोस्तों, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो जो लोग लाइब्रेरियन करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी की बिहार में वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आपके पास लाइब्रेरी का डिग्री रहेगा तभी आप भर पाइएगा। और लाइब्रेरी की जो एग्जाम है ना, वो फरवरी में उम्मीद है कि आपकी हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ से होगा, तो सुभारती यूनिवर्सिटी से होगा, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ से होगा, सुभारती। इसके बारे में आप गूगल करके भी देख सकते हैं, सारा इसको मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही रहने देंगे, और वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, है ना। फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल कर लेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय।
टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माता-पिता का ध्यान रखिए, है ना? और पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।